जय हिंद दोस्त, वेलकम करता हूँ टेक्नोलॉजिक्स 365 में। जैसे कि हम स्टार्ट किए हैं कि पाइथन सीरीज़, मैथ की सीरीज़ जो एकेटीयू के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हो गए और आपको ट्रिकी क्वेश्चन कैसे एकेटीयू में पूछ सकते हैं, आपको हम इस अपने चैनल टेक्नोलॉजिक्स 365 पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सी शार्प है उसको बेसिक टू मतलब बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल हो गया, या जैसे बेसिक टू एडवांस हो गया। आपको करण सर आपको सी शार्प पढ़ा रहे हैं, आपको आप गेम में इंटरेस्टिंग है या किसी में भी, तो आपको सी शार्प की नीड पड़ेगी, क्योंकि आपको यूनिटी इंजन है या डॉट नेट भी जाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पाइथन हो गया और सारी मतलब पाइथन जावा ये सब क्या है कि बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन सी शार्प पे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्राउड कम है, तो आपको इजीली जॉब प्रोवाइड हो सकती है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं करण सर आपको। उस पे जाके अच्छे सी शार्प के प्ले लिस्ट पे आप विजिट करके देख सकते हैं, आपको पूरी प्ले लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जितने हैं कलेक्शन हो गया, डीएस से हो गया, सारी चीज़ें। मैं आपको पाइथन बेसिक टू एडवांस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कैसे जैसे आप कंपनी में जाएंगे तो हो सकता है ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो आपको क्या है कि कुछ टेस्ट लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी कि कैसे मैं करूं, क्योंकि आप 6-7 घंटे में मानता हूं कि आप पाइथन खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप पाइथन के खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ जाएगा। बहुत सारे हैं, जैसे तुम जानते हो कि कंडीशन यूज कर लिया या A+B का होल स्क्वायर जान गए। मैथ में आपको 9th से लेकर अभी तक पढ़ते चले आओ, 8th में ही जाता था A+B का होल स्क्वायर था, लेकिन इसको कहाँ कहाँ यूज करूँ, कैसे करूँ, अभी तक सीखते हम सब आ रहे हैं ना। तो ऐसा है कि अगर आपको अच्छे लेवल पे इंटरव्यू में क्रैक करना है, आपको फंसना नहीं है, तो आप मेरे पाइथन को आपको क्वेश्चन प्रोवाइड सॉल्व करा रहा हूँ, सब जाके देख सकते हैं। और आपको ऐसे सी शार्प में अगर हैं तो सी शार्प में बहुत एडवांस लेवल ट्रिकी क्वेश्चन आपको करण सर प्रोवाइड करते रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना मैथ। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स सेकंड का मैथमेटिक्स टू जो एकेटीयू इंजीनियरिंग का है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मेरा आज का है चौथा लेक्चर है। मैंने आपको पहला लेक्चर में बताया था कि क्या था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, कि इसको कैसे करते हैं, सीएफपीआई कैसे निकालते हैं। जब तक ये हमारा पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको सीएफपीआई यूनिट 1 पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि कैसे जा रही है, ये सीएफ क्या होता है, पीआई क्या होता है, इसके सारे केसेस क्या होते हैं, यूनिट 1 में आपको लेक्चर 1 में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब उसके बाद में मैंने लेक्चर 2 में सी एफ और पी आई के एडवांस क्वेश्चन कराए हैं, जो एकेटीयू में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपना। ये मत सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सुनते चला जा रहा हूँ, क्योंकि सुन तो लेंगे उस समय हो सकता है मजे भी आ जाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो ब्लैंक हो जाएगा माइंड कि ये कैसे करूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, जब रूट निकालना हो, उसके केसेस भूल जाना पड़ता है, तो केसेस को अच्छे से पढ़ लीजिए। लेक्चर 3 में आपको बताया था क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। पहला था कि लेक्चर 3 में बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, तो लाइन इसके सारे बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। अब सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, जैसे तुमने उसमें क्या था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसमें मेंशन कर दिया कि सेकंड ऑर्डर, उसमें क्या था कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, जो पहला टॉपिक था। इसमें क्या है वेरिएबल कोएफिशिएंट है, वहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट था या वेरिएबल कोएफिशिएंट है बस। और इसको करने का दो तरीका आपको बता चुका हूँ, बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसलिए नहीं बताया था आपको थर्ड लेक्चर में, क्योंकि इसको इसके जैसे यूलर कॉची या होमोजीनियस इक्वेशन है, जब तो उसको नहीं समझ पाओगे तब तो आप रिडक्शन नहीं लगा पाओगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले यूलर कॉची होमोजीनियस इक्वेशन क्या है यह दिखाता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन अथवा कॉची यूलर इक्वेशन या यूलर कॉची इक्वेशन, कुछ भी बोलो, बस चलते हैं, आप शुरू करते हैं अपना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना है, तो उसका टेंशन मत लो। इतना जान जाओ कि होमो इसका मतलब क्या है कि होमोजीनियस जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो, मतलब जो तुम्हारा आर एच एस है, एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है जीरो, इसे बोलते हैं। अगर ये हो जाए तो तुम्हारा क्या हो गया होमोजीनियस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ये अगर एक्सेस वो आर एच एस साइड नहीं जीरो है तो होमोजीनियस नहीं है, या कॉची यूलर इक्वेशन नहीं लगा सकते। कॉची यूलर इक्वेशन तब भी लग जाएगा तुम्हारा। कॉची यूलर इक्वेशन का बेसिकली काम है कि रिडक्शन करना। तुम्हारा जो ये वेरिएबल का है कॉफिशेंट है, मतलब वेरिएबल कॉफिशेंट है, तो इसको क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल में बनाना, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। आपको आगे बताता रहूंगा। हमेशा देख ये ध्यान रखना, जब कॉची यूलर इक्वेशन लगा रहे हो या होमोजेनियस इक्वेशन, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे जिसके ऊपर डिपेंड दो पावर होता है ना डिफरेंशियल करते हो, डिफरेंशिएशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहला होता है कि जैसे y बराबर mx है,
तो यम तुम्हारा कांस्टेंट है, एक्स क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है डिपेंडेंट, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका, वाई का, तो यहाँ पे एक्स क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर तुम्हारे किसके इक्वल होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव्स हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, या देखो मैंने आपको लिख रखा हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो पावर है आर इक्वल होना चाहिए डेरिवेटिव और इक्वल ईच टर्म, मतलब सारे टर्म के। जैसे तुमने यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो एन की वैल्यू 2 ले ली, तो एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, मान लो ये अभी कुछ नहीं है तो एक्स यानी -1 2 के पावर 2 - 1 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। ये नहीं कह सकते कि तुम एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख के तुम क्या लगा दो, कॉची यूलर इक्वेशन, कॉची, तब तो गलत हो जाएगा, तो तुम्हें अलग मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना है कि तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर तुम्हारे डेरिवेटिव के बराबर है कि नहीं है। अगर डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो तुम नहीं लगा सकते यूलर कॉची इक्वेशन को, या कॉची यूलर इक्वेशन। तो इसको इरेज करते हैं, फिर बताता हूँ क्या और क्या है। तो सबसे पहले इसको इरेज करो, उसके बाद देखो ये तुम्हारा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रखा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि ए के पावर एन, एक्स के पावर एन, ए एन वाई बाई डी एक्स एन। अगर इसमें देखो तो अगर एक्स एन को हटा दो जो एक्स है, तो तुम्हारा पहले जो फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ वही सेम मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा कांस्टेंट वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, सॉरी गाइज, वहाँ पे क्या था कांस्टेंट था वेरिएबल, कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट था कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट तुम्हारा वेरिएबल है। कोफिशिएंट का मतलब जो है कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव है उसके मल्टीप्लाई में क्या वो चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, अगर चेंज हो रहा है तो तुम्हारा डिपेंड वेरिएबल हो गया। अब इसको क्या करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना, ये जीरो एवन तुम्हें बता रखा हूँ कि कांस्टेंट होता है। अब एज्यूम कर लो, तो एज्यूम कर लो कि जो तुम्हारा कांस्टेंट मैंने बताया कि हमेशा याद रखना, ये हमेशा अगर तुम होमोजेनियस इक्वेशन लगा रहे हो तो तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की पावर उस डेरिवेटिव के ऑर्डर के बराबर है कि नहीं है, डेरिवेटिव के ऑर्डर के बराबर है कि नहीं है, डिग्री मत सोच लेना। ऑर्डर, ऑर्डर किसे बोलते हैं, जिसके जितने बार डिफरेंशिएशन करो उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अब एज्यूम करो x के पावर x इक्वल टू क्या मान लो e के पावर z, तो अब दोनों तरफ अगर बोथ साइड ln लोगे तो क्या हो जाएगा ln x इक्वल टू ln e के पावर z। तो ln का बेस e होता है, तो बेस e क्या हो गया z आगे आ गया, तो ln x इक्वल टू क्या हो गया z, और ln e 1 हो गया। अब इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो ln x z इक्वल टू ln x। अब इसको एज्यूम कर लिया, फिर ट्रांसफॉर्म करो। अब जैसे जब एज्यूम कर लिया तो ट्रांसफॉर्म को, इसको मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, हमेशा याद रखना अगर प्रूफ जानना हो तो। जैसे देखो एक इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा प्रूफ बहुत लंबी है, चैनिंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको जेड को डिफरेंशिएशन करो किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये आ गया। अब वो डी जेड बाई डी एक्स है। अब देखो तुम्हारा क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स है, क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स को किस तरह लिख सकते हो, डी वाई बाई डी जेड मल्टीप्लाई बाई डी जेड बाई डी एक्स। अब देखो तुम्हारा क्या है डी जेड बाई डी एक्स कितना है, ई एक्स है, तो इसको एक्स रख दो, तो डी वाई बाई डी जेड इन मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स। अब तुम्हारा क्या हो गया, एक्स को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एक एक्स है, तो ये क्या बन गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड है, बचा तुम्हारा डी वाई बाई, सॉरी डी वाई बाई डी जेड बच गया। अब डी वाई बाई डी जेड को क्या मान लो, डी बाई तुम्हें क्या बताया हुआ, डी इक्वल टू क्या मान लो ना है, जैसे क्या होता था डी, पहले जो लेक्चर में बताया हूँ जब सी एफ पी आई निकालते थे तो उसमें क्या करते थे कि डी को डी वाई डी एक्स मानते थे, इसमें क्या है डी को डी वाई जेड मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी को अगर डी वाई डी जेड मान लोगे तो यहाँ डी वाई हो गया। अब देखो ये और ये मैच कर रहा है, तो ऐसे को इसको सॉल्व करना, अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाए तो डी इंटू डी माइनस वन, अगर यहाँ एक्स क्यूब डी डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या रखना डी डी माइनस वन डी माइनस टू, मतलब क्या है कि एन के पावर सॉरी डी के पावर एन चलना है, बस इसको ऐसे सॉल्व करते चले जाना, एक एक माइनस करके तुम्हें अपनी सीरीज बढ़ाते चला जाना है। पहले डी था
मान लो डी जैसे कितना के है, डी के पावर कितना है 3 मान लो तक जा रहा है, यहाँ पावर कितना है 3। ये एन मान लो, अगर एन एन है तो एन कितना हो गया 3, तो एन 3 हो गया, तो एन यहाँ पे एन के पावर एन है तो क्या करोगे, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू, कितना टर्म हो गया 3 टर्म। तो ये तुम्हारा हो गया, जितना तुम्हारा पावर है उसका माइनस करो, डी के पावर जीरो, फिर मतलब जीरो माइनस करो, फिर वन माइनस करो, फिर टू, मतलब एक एक माइनस करते हुए तो मल्टीप्लाई फैक्टर में लिखते चले जाओ। जैसे डी के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री, मतलब जीरो पहले माइनस किया, फिर वन माइनस किया, फिर टू, जितनी तुम्हारी पावर होगी उतना एक माइनस करते हुए लिखते चले जाना उतनी टर्म का। अब इसको हो गया, अब इसको मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा क्योंकि ये बहुत लंदी हो जाएगा, इसको प्रूव करने लगूंगा तो। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये तुम्हारा हो जाएगा, ये इसको हटाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, या देख तो ये सब फिर क्या किया हूँ, आफ्टर जैसे जब इसको सब हो गया तो पहले ट्रांसफॉर्म पर एग्जीक्यूट किया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसको बन जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाए तो उसके बाद क्या बताया था वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब ये तुम्हारे को ये प्रोवाइड हो जाएगा तो तुम्हें क्या सबसे पहले क्या करना है, तुम्हारा मैच करना है क्या, जो टॉपिक वन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें क्या था सी एफ प्लस पी आई निकालना था। सी एफ पी आई कम निकलेगा जब आर एच एस नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो तुम्हारा क्या निकलेगा पी आई। अगर आर एच एस इक्वल टू जीरो हो तो पी आई नहीं निकलेगा, पी आई तुम्हारा जीरो हो जाएगा, केवल सी एफ निकाल लेना है। अगर यही जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो ये आ जाएगा सी एफ। यहाँ पे चेंजेस क्या रहेगा, वहाँ एक्स के टर्म में तुम्हारे सी एफ आते थे, यहाँ जेड के टर्म में आएंगे। उसके बाद में जब तुम फाइनल आंसर लिखने लगोगे तो जेड को चेंज रिप्लेस कर देना एक्स के साथ, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा और कैसे करना है, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि देखो, यही पे है क्वेश्चन, नोट, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही अपना है, ये अपना क्या है क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन है अपना तो इसको क्या करोगे, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या डेरिवेटिव ऑर्डर के बराबर है। तो हाँ देखो, इसकी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या तुम्हारा है, ये डेरिवेटिव ऑर्डर है। ये जब डेरिवेटिव ऑर्डर है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है कि पावर कितना है 2, डेरिवेटिव ऑर्डर कितना है तुम्हारा 2, दोनों सेम है। इसमें देखो, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है 1, कितना डेरिवेटिव है 1, तो तुम्हारा क्या कि दोनों ये मैच कर रहे हैं। जब ये तुम्हारे मैच कर रहे हैं कि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतना ही डेरिवेटिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर उतना डेरिवेटिव, तो क्या कर देना है तुम्हें, सिंपल सा अपना यूलर और कॉची लगा देना है बस। यूलर कॉची लगाने के लिए आपको क्या बताया कि कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करोगे, इसको जो यक्स को है क्या मान लेना है, यक्स को क्या मान लेना है, लेट कर लेना है यक्स इक्वल टू ई के पावर जेड। अभी एक्स इक्वल टू क्या मान ले, ई के पावर जेड, तो इसको क्या है सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो एलन एलन एक्स इक्वल टू एलन ई के पावर जेड, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया एलन ऑफ एक्स, ये तुम्हारा आ गया जेड इक्वल टू एलन ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन वन मिल गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अगर एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, इसको कुछ नहीं करना है, डी यहाँ कितना बताया हूँ, जितना पावर है उतना टर्म, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है डेरिवेटिव को, उतना ही पावर तक तुम्हें क्या करना है, टर्म लिखना है जीरो माइनस करते हुए डी को। तो पावर टू है तो दो बार दो फैक्टराइजेशन लिखना है, दो रूट, तो पहला है डी माइनस जीरो, तो डी माइनस जीरो डी, दूसरा क्या हो गया डी माइनस वन इंटू वाई, ये हो गया। अभी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या है, एक ही पावर है, तो एक ही पावर है तो डी वाई हो गया, ये तुम्हारा हो गया। अब इसको रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिख देना है तुम्हें, डी डी माइनस वन इंटू वाई माइनस, फिर क्या लिख देना है, टू है, टू आगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। जब ये हो गया तुम यहाँ से y कॉमन कर लो, y कॉमन करके ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस
2d माइनस 4, यहाँ y कॉमन हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जब हो गया तो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d कितना ऐड हो गया, तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो क्या कुछ मैच कर रहा है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये तुम्हारा क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब ये बन गया तो तुम्हारे को सी एफ पी आई निकालने का पता है केस क्या होता है। उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारा ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के इक्वल टू क्या, जीरो करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट में लिखे हो इसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब इसका रूट निकालो, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल आया इसको जब पॉलिनोमियल मान लो, तो रूट निकालोगे तो ये उसी को मल्टीप्लाई, इसका रूट निकालना कैलकुलेटर में क्या है कि इक्वेशन डालोगे पॉलिनोमियल का तो वो तुम्हारा रूट दे देगा। तो मैं यहाँ तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे मैं निकाल रहा हूँ, इतना तो जानते होगे। डी स्क्वायर माइनस 4 में से 4d प्लस डी माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो डी कॉमन कर लिया तो डी माइनस 4 प्लस 1 कॉमन किया तो डी माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो डी माइनस 4 प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यह एक रूट क्या आ गया तुम्हारा, डी बराबर 4 आ गया, एक रूट माइनस 1 आ गया, ये तुम्हारा दो रूट आ गए। जब दो रूट आया तो तुम्हारे पास रूट आ गया, सी निकालना तो रूट निकालने के बाद तुम्हें क्या चेक करना होता है, रूट क्या है तुम्हारा, रूट की टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे रूट के टाइप्स क्या है, एक लीनियर है, सबसे पहला क्या है, सॉरी रियल है, दूसरा क्या है, दोनों क्या डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है तो डिस्ट्रिक्ट है। तो जब डिस्ट्रिक्ट रियल एंड डिस्ट्रिक्ट हो तो क्या है, केस नंबर 1 सीएफ का, केस नंबर 1 सीएफ का क्या होता है, कितना पता होगा, सी एफ इक्वल टू सी वन ई के पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई के पावर एम टू एक्स। यहाँ एक्स की जगह पे क्या रख देना, तुम्हें जेड रख देना बस, एक्स की जगह पे तुम्हें जेड पुट कर देना है। तो एक्स के क्या मानो, एक्स इक्वल टू क्या मानो, ई के पावर जेड, तो वहाँ पे रख देना है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या रखोगे, सी एफ सी वन ई के पावर एम क्या है, मान लो 4 है, और एक्स की वैल्यू कितना मान है, ई के पावर जेड, ई के पावर जेड प्लस सी टू ई के पावर एम टू कितना है, माइनस वन एक्स, तो माइनस कितना हो गया, ई के पावर जेड, ये आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, सी एफ आ गया ये। इसको साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो या इसी पे आंसर छोड़ दो, कोई इससे कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। ये तुम्हारा ये आ गया इक्वेशन। अब तुम्हें क्या करना है, पी आई निकालना है। पी आई निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक्स को जो तुम्हें है एक्स जेड के फॉर्मेट में लिखना है, जेड के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एक पावर 2 जेड। तो यहाँ पे इसको पहले इस तरफ लिखो तो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, इसको एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या रिप्लेस कर देना है, ई के पावर 2 जेड। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड है, तो एक्स के पावर 2 है तो ई के पावर 2 जेड हो गया, इसको रिप्लेस कर देना एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो ई के पावर 2 जेड। अब ई के पावर 2 जेड है तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी क्यू एक्स इक्वल टू ई के पावर 2 एक्स हो, ये एक्स हो, तो क्या रखना है, डी को रिप्लेस कर देना है ए के साथ, कब तक, जब तक एफ ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब तक। अब यहाँ पे एक्स की जगह जेड को रिप्लेस मान के चलो, ए की जगह क्या है 2, अब यहाँ पे ए की जगह पे डी की जगह 2 रख के देखो तो क्या तुम्हारा ये जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा होगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, उसको पहले डिफरेंशिएशन कर दो और जेड से मल्टीप्लाई, मतलब एक्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स से मल्टीप्लाई, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पी आई इक्वल टू, यहाँ पे रख के देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो दुनी 4 माइनस 4, ये 0 माइनस 6 बच जाएगा, ये नहीं हो रहा है कैंसिल, ई के पावर 2 जेड। इसको अब करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, पी आई इक्वल टू 1/4 माइनस 4 से +4 कैंसिल इंटू ई के पावर 2 जेड। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर 2 जेड डिवाइड बाई माइनस ऑफ 6। ये तुम्हारा क्या आ गया, पी आई आ गया।
माइनस ई के पावर 2z डिवाइड बाई 6। ये आ गया तुम्हारा पी आई। जब ये पी आई आ गया तो क्या करना है, तुम्हें सी एफ निकालना है। तो सॉरी, पी आई आ गया, सी एफ आ गया, तो तुम्हें क्या निकालना है, वाई रख देना है। वाई मतलब तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो तुम्हारा को एक्स के फॉर्मेट में निकालना है हमेशा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन तो जेड के फॉर्मेट में था, नहीं तुमने जेड मान के चलना है, तो उसको चेंजेस करना पड़ेगा तुम्हें। तो सी एफ कितना आया तुम्हारा, सी वन ई के पावर 4 ई के पावर जेड, 4 ई के पावर जेड प्लस C2 ई के पावर माइनस ई के पावर जेड। ये तुम्हारा है, प्लस पी आई कितना है, माइनस, माइनस है सॉरी, यहाँ माइनस है क्योंकि ई के पावर 2z डिवाइड बाई 6। अब जेड इक्वल टू तुमने क्या मान रखा है, सॉरी ई के पावर जेड इक्वल टू क्या मान रखा है, एक्स मान रखे हो। क्या है ई के पावर, क्या है ई के पावर, ई के पावर जेड इक्वल टू एक्स है। तो ई के पावर जेड इक्वल टू एक्स है, तो वही रख दो। तो वाई इक्वल टू सी वन ई के पावर 4x प्लस C2 ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर जेड है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6। ई के पावर जेड के इक्वल टू इतना है। तुम्हारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आंसर है। यही करना है। मैंने क्या किया पहले, तुम्हारा एक बेसिकली मान के चलो कि तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर तुम्हारे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, जो उसके मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है। दूसरा क्या करना है, जब ये हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है सॉरी गाइस, एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड मानना है। जब एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड मान लिए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिडक्शन, अब चेंजिंग रूल लगाने से अच्छा क्या है, तुम मान के चलो जितना एक्स के पावर है या जितने डेरिवेटिव है उसको माइनस उतने ही टर्म तुम्हारा फैक्टराइज करना है डी को। किसके माइनस करते जाना, कितना माइनस, एक एक टर्म माइनस करना है। जीरो से स्टार्ट करो माइनस एन तक चले जाओ, मतलब पहले जीरो माइनस करो, फिर -1, फिर -2, किससे, डी से। तो तुम्हारा क्या, और कितना तक चलना है, जितना तुम्हारा टर्म एन है उतना ही फैक्टराइज होना चाहिए। ये हो गया। जैसे मान लो कि तुम्हारा एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो कितना है तुम्हारा एन, कितना है 1। तो 1 है तो 1 कितना फैक्टराइज तो चलना है, एक ही, तो एक क्या है, डी माइनस जीरो, डी आ गया। दूसरा एन 2 है तो क्या हो गया, दो फैक्टराइज करना है, डी, डी माइनस जीरो, डी माइनस 1, तो क्या हो गया, डी इंटू डी माइनस 1। तो ये तुम्हारा फैक्टराइज रिडक्शन बनता चला गया। इसको रिडक्शन बना दिए तो इसको रिप्लेस कर देना है। जहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है, डी वाई से। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू किससे रिप्लेस करना है, डी इंटू डी माइनस वन वाई से। इसके बाद तुम्हारा जब ये सब रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा। जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा तो तुम्हें पता ही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि यही इसीलिए बोला था आपको, हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरा तीसरा चौथा लेक्चर देख रहे हैं तो उसके पहले जाके मेरा पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि जब तक सी एफ और पी आई के केसेस और सी एफ पी आई कैसे निकालते हैं उसको नहीं जानोगे तो पूरा यूनिट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, यही क्वेश्चन अभी आपको कराया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था जब इसको थर्ड लेक्चर पढ़ा रहा था, सेकंड डिग्री सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें दो मेथड को सॉल्व करते हैं उसको। पहला क्या था, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। दूसरा क्या था, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जब मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर समझने से पहले मुझे क्या लगा कि आपको यूलर कॉची इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यूलर कॉची इक्वेशन के बेसिस पे ही तुम इसको कर पाओगे, उसी जैसे इसको रिडक्शन करते हो। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें बताया था चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तुम्हें लिखना है। कोई सा भी इक्वेशन दिया हो उसको किसके फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में लिखना है। ये क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है। तो इसके फॉर्मेट जब लिखने के बाद में तुम्हें वहां से क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर मिल जाएगा। वो आगे बता रखा हूँ क्योंकि इसका पिछला लेक्चर आप देखें लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, फाइंड करना है तुम्हें सी एफ। फाइंड सी एफ कैसे करोगे, मान लो सेकंड डिग्री ऑर्डर, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, अगर उसको इसी मेथड से आपको करना हो तो कैसे करोगे, रिडक्शन तो उसमें भी निकालना पड़ेगा। जो पी आई निकाला हूँ, पी आई को केसेस न लगाने के बजाय तुम इसका ये पेस केस लगा दोगे।
जो सी एफ आया था तुम्हारा उसको क्या यू को फर्स्ट, जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था किसको मान लोगे, यू को, और सेकंड को बी मान लोगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू और बी मिल जाएगा। जब यू बी मिल जाएगा, मान लो तुम्हारा सी एफ आ गया सी ऑन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ये तुम्हारा क्या आ गया सी एफ। तो यू क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट कॉस ऑफ एक्स हो गया, और सी बी कितना हो गया साइन ऑफ एक्स, ये तुम्हारा ये हो गया। और कुछ नहीं करना है। जब ये तुम्हारा दोनों आ जाएगा यू और बी, तो क्या करना है, एक y इक्वल टू तुम्हें ये मिल जाएगा, ये u प्लस बी बी इसी में रख दोगे तो तुम्हारा पूरा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पी आई निकालने की जरूरत नहीं है, जो केसेस 6 है पी आई निकालने के, इसको अप्लाई करोगे तो तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करना है, दूसरा ये हो गया। अब फिर उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, स्टेप 5 में कैलकुलेट करना है ये एंड बी। ये एंड बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका, किसका इंटीग्रेशन, आर वी डिवाइड बाई डब्ल्यू। आर यहाँ से तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो मिल जाएगा। जब आर यहाँ से मिल गया तो आर माइनस इंटीग्रेशन ए के साथ हमेशा माइनस लगेगा, दोनों में क्या है, ये अगर निकाल रहे हो तो आर वी मतलब जो सेकंड पार्ट था उससे मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, आर बी डब्ल्यू करना है, आर बी डिवाइड बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, और बी के साथ करोगे तो आर यू डिवाइड बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। बी के साथ यू, आर यू को मल्टीप्लाई करना, आर के साथ किसको, यू को, और ए के साथ माइनस वी का मल्टीप्लाई करना है, इसमें से ध्यान रखना है। अब तुम्हारा डब्ल्यू कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट, कि अगर इस तरह लिखा हुआ है तो यू बी डैश और यू बी यू डैश है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यू इंटू बी डैश माइनस बी इंटू यू डैश, तो इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन में चलते हैं, करेंगे अभी। क्वेश्चन मान लो देखते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ये करना क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो ये क्या है कि इसको तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। इसको करने का दो तरीका है। सबसे पहला क्या कर सकते हो कि एक सिंपल मेथड से कर सकते हो, जो तक क्या था चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो लेकिन तुम्हें क्या बोल दिया गया, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और यहाँ पे दूसरा क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो तुम्हारा क्या है कि पहला ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट उससे भी निकाल सकते हो, जो बताया नहीं था कि केसेस में क्या था, सेक हो, सेक एक्स हो, कॉस सेक एक्स हो, टेन एक्स हो, जो केसेस तुम्हारे अबव 5 के बचे हुए थे, कुछ टेग्नोमेट्री पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ भी, तो तुम केस 6 में आता था। केस 6 उसको अप्लाई ना करके क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, तो तुम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा दोगे तो इजीली हो जाएगा। अब इसको चलते हैं क्वेश्चन करते हैं इसके। क्या है क्वेश्चन, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई तो सेक ऑफ एक्स। तो सेक ऑफ एक्स का ये है, तो इसको सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसका सी एफ निकालना है। मैं सी एफ निकालना नहीं, पहले तुम्हें क्या बताऊंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मेथड ऑफ वेरिएशन फॉर्मेट में क्या है, स्टेप वन तुम्हें क्या करना है, स्टेप वन में सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई इक्वल टू आर। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये कहाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब इसके हिसाब से लिखना है, तो इसके हिसाब से मैच करो। तो क्या डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, हाँ वाई है, हाँ तुम्हारा पी यहाँ पे कितना है, पी इक्वल टू क्या है तुम्हारा जीरो, क्यू कितना है तुम्हारा, वाई क्यू कितना है तुम्हारा वन, आर कितना है सेक ऑफ एक्स, ये तुम्हारा क्या है आर। अब इसका सबसे पहले आप सी एफ निकालो, किसका सी एफ, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू को, तो क्या करो लेट कर लो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी। जब इसको लेट कर लिया तो क्या हो गया तुम्हारा डी ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। इसको वाई कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन कर लो, तो डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू सेक एक्स। अब क्या करना है, जैसे तुम्हारा डी प्लस
1 बन गया। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, क्या बोला था, CF निकालने के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, या इक्वल टू 0, तो D प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो D इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 1, ये माइनस ऑफ 1 आ गया। तो तुम्हारा ये क्या बन मिल गया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये तुम्हारा आ गया। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या है, केस 1 ऑफ CF का, तो CF का केस 1 हो गया। तो क्या होता है केस 1 का, C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये एक ही रूट है तुम्हारा, तो एक ही रूट लिखना पड़ेगा, या एक ही वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो C1 e⁻m1 की जगह पर माइनस ऑफ x, ये तुम्हारा आ गया CF। जब CF आ गया तो मैंने क्या बोला कि केस स्टेप 2 निकल गया, 3 स्टेप 3 में क्या था, तुम्हें कुछ नहीं करना, EU लेना CF का फर्स्ट ऑर्डर, तो कितना e⁻−x। B कितना है 0, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर है ही नहीं, सेकंड टर्म है ही नहीं, सेकंड पार्ट है ही नहीं, CF का फर्स्ट ही पार्ट है। तो जितना रूट होता है उतना ही पार्ट CF को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया तुम्हारा। अब स्टेप 4 में क्या है, कुछ नहीं, स्टेप 4 में कुछ नहीं करना है तुम्हें। y इक्वल टू क्या था, ए ऑफ, ये आप क्या था, ए ऑफ u प्लस बी ऑफ v, यही था। देखते हैं, क्योंकि इसको जब क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस याद हो जाएगा। ये था, देखो ये ऑफ u क्या था, y कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या था, ये u प्लस v, मतलब u के साथ मल्टीप्लाई फिर v के साथ। उसके बाद क्या था, ये हो गया, ये u प्लस वी, ये तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तुम्हें u पता है लेकिन ये b नहीं पता है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो u तो पता है तुम्हें, u नो है, लेकिन ये क्या है, आई डोंट नो। b क्या है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ b निकालने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा v क्या है 0, जब v 0 हो तो ये भी 0। तुम्हें क्या है, y इक्वल टू क्या निकालना है, ये u, ये। अब ये निकाल लो, ये निकालने के लिए तुम्हारा क्या था रूल, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर वी डिवाइड बाई डब्लू डी एक्स प्लस, यहाँ C1 निकल चुका था C2। अब v क्या आया तुम्हारा, 0 आ गया है। जब b 0 आ गया तो कांस्टेंट का इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आर वी 0। यहाँ ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ आर इंटू 0 डिवाइड बाई डब्लू डी एक्स प्लस C2। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा C2, ये आ गया तुम्हारा C2, क्योंकि 0 है। इसको इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 का dx का इंटीग्रेशन वही कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये ले लियो। जब तुम्हारा ये आ गया इतना, क्या करना है, y इक्वल टू क्या आ गया है तुम्हारा, ये इंटू यू पता है, ये कितना आया तुम्हारा, ये C2, यू कितना है, sec ऑफ x, ये तो सॉरी sec नहीं है, क्या है, देखते हैं, e के पावर माइनस x है, e के पावर माइनस ऑफ एक्स है तुम्हारा, ये वो आई आ गया। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देखो क्या किया, पहले अगर ये पता है, वैसे तुमने क्या किया, पहले CF निकाला, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज किया, PQR निकाल लिया। PQR जब निकाल लिया तो तुमने क्या किया, CF निकाला। CF निकालने के बाद में क्या आ गया, तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट है CF का वो तुम्हारा U हो गया, सेकंड पार्ट क्या हो गया, V हो गया। हमारे में सेकंड पार्ट था ही नहीं, क्योंकि एक ही रूट था। जब एक रूट था तो तुम्हारा क्या हुआ, V 0 हो गया। जब V 0 हो गया तो तुमने जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, y इक्वल टू ए यू प्लस वी वी। जब y इक्वल टू ए यू प्लस वी वी किया तो वहां पे तुम्हारा v क्या है 0, जब v 0 है तो b इंटू 0 0 हो गया, तो तुम्हारा y कितना बचा, ए यू। अब ये निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस आर वी डिवाइड बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2। तो यहाँ जब v पहले से 0 है तो इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा उसका। कॉन्स्ट 0 को इंटीग्रेशन करोगे कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट पहले से ऐड कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या होगा C2, ये तुम्हारा C2 आ गया। जब इसका y निकालो तो क्या हुआ C1 इंटू, यहाँ से जो कांस्टेंट है C2 e के पावर माइनस एक्स, वही रख दिया, तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ और कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपको पूरा यूनिट आप कवर हो चुकी है, यूनिट आपकी 1 के कवर हो चुका है, आप क्वेश्चन करा रहे हैं केवल। अब क्वेश्चन देखो तो हमारा क्या है, सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग गेट साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको लेक्चर 2 में अगर पढ़ रखे हो, लेक्चर 3 जब तक नहीं देख रहे होगे तब तक ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा होगा। वहां पर लेक्चर 3 में बताया हूँ कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट, मतलब टू या मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके ऊपर, एक के ऊपर। जैसे कहते हैं ना कि साइमल्टेनियस को ऐसा समझो कि मल्टीपल क्या है, कि तुम्हारे पास कई सारी गर्लफ्रेंड हैं, वो सारी कई सारी गर्लफ्रेंड क्या है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तुमको क्या हो, सिंगल मान लो, तुम ये हो, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं, बी और सी, ये कहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर, कि तुम उनको कॉल करोगे, उनको पैसे या शॉपिंग कराओगे, तब वो शॉपिंग करेंगी कि तो नहीं करेंगी, वो तुम्हारे लिए बैठी है, तुम शॉपिंग कराने नहीं जा रहे हो तो क्या होगा, तुमसे गुस्सा हो जाएंगी। तो यही होता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम एक ही हो। अब एक टाइम पे दोनों को, एक टाइम पे दोनों को शॉपिंग कैसे कराओगे, दोनों में अगर एक टाइम पे दोनों को शॉपिंग कराओगे तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। तो एक टाइम पे दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक टाइम पे दो गर्लफ्रेंड को मेंटेन कर नहीं पाओगे एक साथ। अगर एक मॉल में दोनों पहुंच गए तो क्या होगा, तुम्हारा तो एक साथ ही दोनों, तुम्हें ना वो मिलेगी ना वो मिलेगी, सारे को ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐसे समझ के चलो कि एक साथ अगर तुम्हें करना है, एक दोनों को सॉल्यूशन निकालना है, या दोनों को शॉपिंग क्या कराओगे, तो एक को कहोगे कि मान लो बी को भी क्या कराना है, शॉपिंग कराना है, इसको क्या है, शॉपिंग कराना है, तो क्या करोगे, बी को बोलोगे, बी को या सी को, बी से पूछोगे तुम कितने बजे शॉपिंग करोगे, मान लो 3 PM बोल रही हैं, तो तुम सी को क्या टाइम दोगे कि मैं 5 PM तक शॉपिंग करा पाऊंगा, दोनों के बीच में क्या दे दिया, टाइम। यही एक साथ शॉपिंग नहीं करा रहे हो ना, एक साथ जब शॉपिंग कराने चले जाओगे तो तुम्हारा तो गया गाय बजा के, कुछ नहीं हो पाएगा, ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, ना गर्लफ्रेंड को पटा पाओगे, ना मेंटेन कर पाओगे। इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको इसको एक साथ शॉपिंग कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलिमिनेशन करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखो, तुम्हें केस बताया था। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करोगे, मान लो पेन लेता हूँ, पहले पेन तो ले लूँ, डी एक्स बाई डी टी है इक्वल टू 3x + 8y है। इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किसको, डी बाई डी टी को मान लो कैपिटल डी, जो क्या होता था, जो तुम्हारा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको क्या होता था, डी मान लेते थे, डी बाई डी टी को कैपिटल डी, वहां पे क्या मान रहे थे, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी, ये लेट कर लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, पहला था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू 3x + 8y, ये इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। दूसरे को क्या है, डी वाई बाई डी टी है, तो डी वाई डी टी को कैपिटल डी मानो, तो डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स है -3y, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। जब इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, तो क्या बोला, दोनों को एक साथ शॉपिंग नहीं करा सकते, तो मतलब दोनों यहाँ पे दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो सबसे पहले एक को टाइम दो दे रहे हो, तो यहाँ पे एक को एलिमिनेट करो, एक को एलिमिनेट करने के लिए तुम जानते हो, चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, किसी न किसी तरह तुम्हें एक को एलिमिनेट करना है, एक को डिलीट करना है। तो एक को डिलीट कर, मान लो यहाँ 3x है, यहाँ पे कितना है -x, तो इसको क्या करोगे, एक को डिलीट करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते रहो, सबसे पहले इसको देखो, या डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मैचिंग है उनको जितने कपड़े शॉप करना है, तुम पेमेंट कैसे करोगे, उनके सारे कपड़े क्या किया, जो जो उनको शॉपिंग करना था वो सामान कलेक्ट किया, फिर कैश काउंटर पे जाके तुमने शॉपिंग किया, एक एक का सामान कलेक्ट करके एक एक का काउंटर पे कैश तो डिपॉजिट करने नहीं जा रहे हो, डेबिट करने, ये सारे सामान को एक साथ करके ना कलेक्ट करके तो जा रहे हो, तो इससे एक्स को जो वेरिएबल है तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल उनको एक साथ कर लो। तो यहाँ पे डी एक्स है -3x इक्वल टू क्या है 8y, तो एक्स यहाँ कॉमन है, तो d-3 इक्वल टू एक्स बराबर 8y, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे y को, तो एक्स को इस साइड में रख लो, y को उस साइड में लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, -d + 3 × y, इक्वेशन क्या आ गया 2, मैं d को क्या किया हूँ इस साइड में लेकर चला हूँ, x को इस साइड में, तो माइनस का प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, d का x का कोफिशिएंट क्या है, d-3, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे d-3 कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को d-3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 1
d-3 को सेकंड वाले मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 इन फ्रॉम d-3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको सेकंड इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो d-3 x इक्वल टू 8y। दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, d-3 x बराबर माइनस d+3 ये हो गया इंटू वाई। अब देखो दोनों में क्या, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, जब प्लस माइनस करोगे तभी तो होगा, एलिमिनेट कटेगा। जो दोनों बराबर होंगे तो ऐड हो जाएंगे ना, दोनों की साइन अपोजिट होना चाहिए ना। अगर केमिस्ट्री में पढ़े होगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ना ऐड हो जाएंगे। दोनों को क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपोजिट करना पड़ता है, तभी तो क्या कहते हैं, रिएक्शन करते हैं ना। इसको काट दो, यहाँ क्या बता, 0 बराबर 8y प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था, d+3 यहाँ d-3 2y। अब इसको क्या करो, 8y को कॉमन कर लो तो 8 प्लस इसको क्या है, d+3 है और d-3 है। जब d+3 d-3 है तो इसको क्या करोगे, a+b इंटू a-b क्या होता है, a² प्लस a² माइनस b², यहाँ d² - 9 इंटू वाई इक्वल टू क्या है 0। अब क्या हो गया, d² - 9 -9 - 9 माइनस सॉरी -9 + 8 कितना होता है, -1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या आ गया, देखो कुछ मैच कर रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। तो इसको क्या करो, CF निकालो। तो CF निकालने के लिए क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0, तो d² - 1 इक्वल टू क्या हुआ 0, तो d-1 इंटू d+1 बन गया इक्वल टू 0। अब कितने रूट आ गए तुम्हारे, रूट निकाल रहे हो 1, -1, दो रूट आ गए। दोनों रूट कैसे हैं, एक तो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं तुम्हारे दोनों रूट। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो तुम्हारा केस कौन सा CF का लग रहा है, केस 1 तक क्या था CF का, तुम्हें इसीलिए बार बार कोई फार्मूला लिख रहा हूँ, केस लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद हो जाए। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो क्या क्या है, C1 e के पावर सॉरी गाइज m1 x प्लस C2 e के पावर m2 x ये है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, रूट क्या है, m1 m2 की जगह 1 और -1 है, तो C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर -x। एक क्या आ गया तुम्हारे, CF आ गए। जब ये CF आ गए तो क्या है, PI निकालना है। PI लेकिन तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड क्या है 0, तो PI इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0। तो PI 0 है तो y इक्वल टू क्या हो गया, CF प्लस PI। तो y इक्वल टू क्या आ गया, C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर -x। ये तुम्हारा x आ गया, वो सॉरी y आ गया। यहाँ पे हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये क्या गलती कर रहे हैं हम सब, क्या कर रहे हैं, इसको जब x कब लिखते हैं, जब तुमने d को क्या माना था, d को ये माना था d इक्वल टू dy(x), लेकिन यहाँ पे क्या है, तुमने d को क्या माना है, dy/dt। तुम्हारा वहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का e के पावर जाएगा ना x वेरिएबल में, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा t हो जाएगा। या ध्यान रखना, ये गलती क्या है कि हम सबसे होती रहती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, यहाँ पर भी t, t। अब यहाँ तुम्हारा किस फॉर्मेट में आया, t ये तुम्हारा क्या आ गया y, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। अब तुम्हें क्या करना है, जब y आ गया, अब तुम्हारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो y का आ गया, लेकिन x भी डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x को भी निकालना है ना। जैसे तुमने लड़की एक मतलब अपने पहली गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा दे 3 बजे, लेकिन दूसरी को भी तो लेकर जाना है ना, कि तो वो रूठ जाएगी। तो दोनों को ले जाने के लिए क्या करोगे, पहले पहले तुमने एक्स वाई का कराया, अब क्या कराओगे, एक्स का शॉपिंग कराओगे। तो एक्स का शॉपिंग कराने के लिए क्या है, तुम्हारा सबसे पहले जाओ इक्वेशन उनका टाइमिंग मैच करोगे कि किस टाइमिंग पे उनको कराया हूँ। तो ऐसे तुम्हारे यहाँ इक्वेशन उठा लो, तुम्हारा इक्वेशन क्या है, पहला क्या है, मान लो कोई सा भी उठा लो, तुम्हारा वाई फाइंड कर लिए हो, तो वाई फाइंड कर लिए हो तो इसको उठा लो, पहले कोई सा भी, मान लो दोनों में उठा ले रहा हूँ,
सॉरी, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही था हमारा। अब क्या करोगे, अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा y आ गया, तो मान लो पहला ही क्वेश्चन उठाओगे तो बेनिफिट नहीं, क्योंकि x तो पता नहीं है, जब पता नहीं तो dx बाई dt कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या क्या पता है, जैसे तुम्हें y पता है, तो y जब पता है तो dy बाई dt कर सकते हो, क्योंकि y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो जैसे तुम्हें यहाँ y पता है तो y को क्या लिख सकते हो, dy बाई dt जब करोगे y का, तो c1 e के पावर t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर t होता है, प्लस c2 ई के पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ई के पावर माइनस टी इंटू माइनस वन। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया तुम्हारा, सी वन ई के पावर टी माइनस सी टू ई के पावर माइनस टी। ये तुम्हारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी। तुम्हें डी वाई बाई डी टी पता चल गया, वाई पता चल गया, वाई क्या है, सी वन ई के पावर टी प्लस सी टू ई के पावर माइनस टी। जब ये दोनों पता है तुम्हारे पास, यहाँ पे कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल का नहीं पता है, डी वाई बाई डी टी नहीं पता था, एक्स नहीं पता था, वाई नहीं पता था। अब तुम्हें डी वाई बाई डी टी पता है, वाई पता है, तो तुम एक्स निकाल सकते हो ना। तो जब एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स को पहले इस साइड में ले आओ, तो एक्स इक्वल टू डी वाई बाई, सॉरी इसको इरेज करते हैं पहले, क्या है, डी वाई बाई डी टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स थ्री वाई। तो जब ये है तो तुम एक्स को इस साइड में ले आओ, इसको उस साइड में ले जाओ, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन कर लो, तो डी वाई बाई डी टी प्लस थ्री वाई। डी वाई बाई डी टी पता है, थ्री वाई पता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। डी वाई बाई डी टी कितना है, सी वन ई के पावर टी माइनस सी टू ई के पावर माइनस टी, यही है हाँ, प्लस वाई कितना है, ये है सी वाला, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री सी वन ई के पावर टी प्लस थ्री सी टू ई के पावर माइनस टी। ये तुम्हारा क्या आ गया, यक्स आ गया, वाई कहाँ है, ये आया है, ये वाई है। अब इसको क्या करो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, पुट कर दो, ये क्या किया, पुट कर दिया। इसको क्या है, इरेज कर दो, ये तुम्हारा अब यक्स आ गया, वाई आ गया, ये यक्स एंड वाई आ गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। यही तुम्हारा निकालना था जनरल सॉल्यूशन साइमल्टेनियस में, कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पे क्या था, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो एक ही सॉल्यूशन निकाल रहे थे, यहाँ पे दो है। जब एक लड़की पहले पटा रखे थे, तुम एक का ही शॉपिंग कराते थे, अब दो पटा रखे हो तो दोनों की कराओगे ना, एक की तो कराओगे नहीं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, अब देखो हम क्या है, रैंडमली क्वेश्चन दे रहे हैं कोई सा भी, ये रैंडमली क्वेश्चन है ये। तो इसको क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड करो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन बोल दिया। तो जनरल सॉल्यूशन बोला है तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो क्या है, तुमने एक पढ़ा है, पहले मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, पहला टॉपिक क्या पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये पढ़ा है। दूसरा क्या पढ़े हो, सेकंड डिग्री ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़े हो। तीसरा क्या पढ़े हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या यूलर कॉची इक्वेशन। तो ये चार टॉपिक तुमने पढ़े हैं। अब चार टॉपिक में से तुम सबसे पहला क्या पढ़े, ये लगाओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनर ऑर्डर वाला, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्या कहा यहाँ बताओ, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, नहीं है। जब कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो क्या देखना तुम्हें, सेकंड ऑर्डर वाला लगाना है। तो सेकंड ऑर्डर क्योंकि यहाँ तुम्हें मेंशन नहीं कर रखा है, तो सेकंड ऑर्डर है, हाँ लेकिन है तो इसको क्या किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, चाहे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। दूसरा क्या है तुम्हारा, होमोजीनियस, होमोजीनियस क्यों, होमोजेनियस देखना पड़ता है, इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का पावर किसके बराबर होना चाहिए, तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल के, सॉरी डेरिवेटिव ऑर्डर के। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के पावर टू है, डेरिवेटिव ऑर्डर कितना है, टू, दोनों मैच कर रहे हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा यूलर कॉसिस भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, सॉल्व बाई टू मेथड। पहला क्या है, मैं पहला क्या है तुम्हारे पास, चेंजिंग ऑफ
एक मिनट, पहला क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, दूसरा क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। इससे भी सॉल्व कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, टू मेथड हैं। अब इसको मेथड तो बता ही रखा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए एक है यूलर कॉची रिडक्शन वाला। तो कोई सा भी तुम लगा के सॉल्व कर तो सकते हो, जब तो यहाँ पे मेंशन ना रहा है। यहाँ पे जैसे मेंशन कर दिया तुम्हें यूलर कॉची लगाना तो वो लगाओगे, तुम्हें मेंशन कर दिया कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है तो वो लगाओगे, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन कर दिया तो वो लगाओगे। अगर मेंशन नहीं कर रहा, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है उससे कर सकते हो। अभी हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे कि हम तुम्हें बता रहे थे अभी होमोजीनियस का यूलर कॉची एक ही क्वेश्चन करा हूं, तो मैं उससे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहाँ किसी से भी कर सकते हो। तो वहाँ उससे करने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ एक्स स्क्वायर डी2y/dx2, तो स्टेप वन में क्या बोला था, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स इक्वल टू लेट कर लेना है, एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड, ये मान लिया। दूसरा क्या करना है, फिर इसको सब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा जेड इक्वल टू एलन ऑफ एक्स, ये बन गया। अब इसको क्या है, रिडक्शन मेथड यूज करोगे जो ट्रांसफॉर्म होता है, तो एक्स स्क्वायर d2y/dx2 इक्वल टू क्या बताया था, जितना आप एक्स से पावर पावर हो या जितना डेरिवेटिव ऑर्डर हो, उसी उतना ही फैक्टराइजेशन ऑफ डी लिखना है। तो पहला जीरो से माइनस करते जाना है, 0 1 2 3 ऐसे जीरो से लेकर एन तक माइनस करते चले जाना है एक एक टर्म। तो यहाँ टू है तो दो फैक्टराइज लिखना है, डी d-1 × y, एक्स के लिए एक्स dy/dx, इसको क्या करना है डी, क्योंकि एक ही है, ये मेंशन कर दिया। अब इसको क्या इसमें पुट कर दो, एक्स इज d2/dx की जगह क्या है, डी इंटू d-1 y, माइनस एक्स dy/dx की जगह dy है, प्लस 4y इक्वल टू एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स, ये हो गया। अभी क्या करो, ये क्या क्या मैं y को कॉमन कर लेना, उसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो d² - d प्लस 4y इक्वल टू एक्स साइन लॉग एक्स, ये हो गया। अब तुम्हें सी एफ निकालना है, सी एफ निकालने के लिए तुम्हें ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो कर देना, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो, तो इसको d² - 2d प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या तुम्हें रूट निकालना है, रूट निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है कि तुम शॉर्टकट जान तो उससे कर लो, कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फार्मूला होता है रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हो गया। ये माइनस बी है, अब यहाँ पे रखना है, माइनस बी की जगह क्या है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर 4, -4 × 4 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1, क्योंकि ये 1 है। यहाँ कितना हो गया, 2 प्लस माइनस 4 - 16, 4 × 4 = 16 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस 16 में से 4 गए कितना, -12 डिवाइड बाई 2। तो 2 12 कितना, 12 का फैक्टर कितना होता है, इसको सॉल्व करो या शॉर्टकट लिख कर दो कि 4×3 = 12, तो 2√3 रख सकते हैं ना। तो यहाँ 2 प्लस माइनस 2√3, यहाँ आयोटा लिख दो। आयोटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि √-1 इक्वल टू होता है आयोटा, तो यहाँ माइनस माइनस √-1 को अलग कर दिया हूँ और 12 को अलग, तो 2√3 इसको लिख दिया, यहाँ पे 2, इसको कॉमन लेकर काट दो तो 1 प्लस माइनस आयोटा√3, ये तुम्हारा क्या आ गया, रूट आ गया, ये रूट आ गया। ये जब ये रूट आ गया, तो यहाँ पे जब रूट मिल गया तो तुम्हारा ये रूट किस फॉर्मेट में है, पहली बात ये कॉम्प्लेक्स है, जब कॉम्प्लेक्स हो तो केस नंबर कौन सा, 3, अगर रिपीट ना कर रहा हूँ। तो जब के कॉम्प्लेक्स के लिए क्या सी एफ बताया था, केस नंबर 3, ई के पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। लेकिन यहाँ यक्स नहीं रहेगा ना, यहाँ पे यक्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, जेड रहेगा, क्योंकि तुमने डी को क्या माना है, dy/dz, क्योंकि z इक्वल टू ई के पावर x इक्वल टू ई के पावर जेड मान लिया है, तो x इक्वल टू ई के पावर जेड रख देना है बस।
तो यहाँ सी एफ हो गया, अल्फा कितना है तुम्हारा 1, तो ई के पावर अल्फा का अल्फा की जगह 1, तो 1 एक्स की जगह क्या रखना, ई के पावर जेड, ये हो गया। ब्रैकेट में सी वन कॉस बीटा की जगह कितना है रूट 3, रूट रूट थ्री है, यक्स की जगह कितना है, यक्स की जगह क्या है, एक मिनट, रूट 3 यक्स की जगह मैंने क्या लिखा, ई के पावर जेड प्लस C2 साइन रूट 3 बीटा की जगह पर, यक्स की जगह पर ई के पावर जेड। ये तुम्हारा क्या आ गया, सी एफ आ गया। ये जब सी एफ आ गया तो सी एफ निकल गया तो पी आई निकालना है। पी आई निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 1 बाई डिवाइड कर दोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो 1/बाई क्या था तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, D² - 2D + 4, तो D² - 2D + 4। राइट हैंड साइड क्या था तुम्हारा क्वेश्चन में, यक्स साइन लॉग यक्स, यक्स साइन लॉग ऑफ यक्स। अब यक्स की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, मैंने बताया ई के पावर जेड, तो पी आई इक्वल टू, क्योंकि तुम्हारा डी जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, D² - 2D + 4, ये हमेशा ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही तुम्हारा यहाँ पे आना चाहिए। तो एक्स की जगह क्या रखना है, ई के पावर जेड साइन लॉग एक्स की जगह क्या है, जेड है, साइन जेड हो गया। अब देखो, मैंने क्या बताया था, अगर ई के पावर जेड कोई बी से मल्टीप्लाई होता हो तो तुम्हारा केस कौन सा बन जा रहा है, केस से थर्ड बन जा रहा है ना पी आई निकालने के लिए। केस अगर ई के पावर ए जेड, मतलब यहाँ पे मान लो ई के पावर ए एक्स है इंटू बी है, ई के पावर ए एक्स इंटू बी है, तो कुछ नहीं करना होता है, डी को रिप्लेस कर देना होता है डी प्लस ये से, यही करना रहता है ना। डी को किससे रिप्लेस कर देना है, डी प्लस ये से, बस, और ई के पावर जेड को आगे लेकर चलाना है मल्टीप्लाई में, ये अपन हमेशा याद रखना। तो पी आई इक्वल टू 1/डी प्लस जेड कितना है तुम्हारा, यहाँ 1 है, तो D+1 का होल स्क्वायर -2D+1 + 4 इंटू ई के पावर जेड, यहाँ क्या बन गया साइन जेड। अब ये साइन जेड बन गया, इसको सॉल्व करो, तो पी आई इक्वल टू ई के पावर जेड D² प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, D² + 1 प्लस डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, A² + B² + 2AB, तो यहाँ 2D - 2D - 2 + 4 साइन जेड, यहाँ 2D से 2D कैंसिल, और चार में चार एक पाँच, पाँच में से दो गई 3, तो पी आई इक्वल टू कितना आ गया, ई के पावर जेड D² माइनस 5 में से 2 गई 3 प्लस 5, D² + 3। अब D² + 3 है तो मैंने क्या बोला, ये D है, ये थोड़ा राइटिंग में नहीं जाना, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। अगर तुम्हारा कोई भी क्यू एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स हो अथवा और कॉस ऑफ ए एक्स हो, तो क्या करना होता है, केस सेकंड में कुछ नहीं, D² = -ऑफ ए स्क्वायर लिख देना है। तो यहाँ पे कब लिखना है, जब एफ माइनस ए स्क्वायर, एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तब लिखना है। तो क्यू यहाँ पे हो गया, अब क्या करना है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितना है 1, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, तो पी आई इक्वल टू ई के पावर जेड डी स्क्वायर की जगह क्या है, -1 का स्क्वायर, तो -1 + 3 इंटू साइन ऑफ जेड, ये तुम्हारा क्या आ गया पी आई, पी आई इक्वल टू कितना आ गया, ई के पावर जेड डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ जेड। अब जेड की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो जेड इक्वल टू क्या रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है, तो ई के पावर जेड इक्वल टू मैंने क्या माना हूँ, एक्स डिवाइड बाई 2 साइन जेड इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ एक्स, ये हो गया तुम्हारा पी आई। ये पे पी आई आ गया, तो सी एफ निकालने के लिए क्या करना है, सी एफ क्या निकाले थे, ई के पावर जेड साइन सॉरी C1 कॉस √3 ई के पावर जेड प्लस C2 साइन √3 ई के पावर कितना था जेड, ई के पावर जेड था, ये तुम्हारा सी एफ था।
तो जब ये सी एफ था तो ई के पावर जेड की जगह क्या रिप्लेस कर देना, यक्स के साथ। तो ई के पावर जेड की जगह पर क्या है, यक्स प्लस सी वन कॉस रूट थ्री यक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री यक्स, ये हो गया। अब चाहे सॉरी, हाँ यक्स ही है क्योंकि यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन। तो या चाहे तुम सी एफ की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दो, लास्ट में तुम्हें वही लिखना है। तो चाहे चेंज करो, चाहे जेड से एक्स को जेड से या ना चेंज करो। केवल मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस अगर चेक करें तो इससे तुम्हें रिप्रेजेंट करते चले जाना है सीएम निकालते समय। अगर ये नहीं करो दोगे तो कोई कोई टीचर क्या होता है कि गलत काट देते हैं आंसर को, स्टेप तुम्हारा -1 कर देंगे। तो सी एफ ये आ गया। अब सी एफ निकल गया जब तुम्हारा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी वाई। y इक्वल टू क्या है, सी एफ प्लस पी आई। यहाँ y इक्वल टू सी एफ कितना, e के पावर एक्स सी वन कॉस रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री एक्स प्लस ये हो गया सॉल्व, इनटू क्या था प्लस पी आई कितना है, e के पावर एक्स बाई टू साइन लॉग ऑफ एक्स। अब आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं अपना क्वेश्चन का कि, और उसको अभी प्रैक्टिस कराएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस ईयर एकेटिव क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ साथ, ये नहीं कि केवल तुम सुनते चले जाओ, कम से कम एक बार तुम अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे और केसेस सारे याद कर लोगे, तुम्हारी पेपर में क्या है कि अच्छा नंबर आ जाएंगे, 70 में कम से कम 50-60 नंबर तो तुम्हारा आ ही जाएंगे। केवल क्या है कि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना ही प्रैक्टिस कर लो बस, उसी के स्टेप को रट लो कि कैसे क्या हो रहा है, कौन से केसेस हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो मैथ सीरीज जो पूरा लॉन्च किया हूँ 1 2 3 4, इस जैसे कि मेरा 4th लेक्चर हमारा, तो जब तक 1 2 3 नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अगर आपको पाइथन पढ़ रहे हो, जैसे पाइथन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कई सारे फील्ड में यूज हो रही है, आई एम एल हो गया, डेटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, कोई भी कंपनी में उठा के देख लो तो पाइथन यूज होती है। तो अगर आपको इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हूँ, अगर आप एक बार सुनेंगे और लिखते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके मैं पाइथन का आगे चल के तुम्हें डीएस से कराऊंगा, उसी से जो लीड कोड पे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जितने टफ सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं। और सी शार्प का अगर पढ़ना चाह रहे हो, सी शार्प पढ़ रहे हो, या डॉट नेट से तुम्हें अगर करियर अपना वेब डेवलपमेंट या किसी में बनाना, या गेमिंग में आपको जाना चाहते हो, तो गेमिंग में जानते हो कि अगर तुम गेम में इंटरेस्ट रखते हो तो गेम में यूनिटी इंजन होता है। यूनिटी इंजन किस पे डेवलप हुआ है, सी शार्प पे। तो आप जब तक सी शार्प नहीं पढ़ेंगे तब तक यूनिटी इंजन नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरा सी शार्प का प्ले लिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं, जो सी शार्प आपको करण सर पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटी के साथ में। आप उनको सपोर्ट करिए, और क्या कहते हैं उसको उस हिसाब से डीएस से कराएंगे। और हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को शेयर करें, क्योंकि शेयर करते रहेंगे तो आपकी वजह से, जब आप शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक, तो आप हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दूँ जो इंटरव्यू में क्या है कि प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये मत सोचिए कि केवल सुनते हैं पढ़ते हैं चले जाएं। अगर आप मोटिवेशन नहीं देंगे तो हम भी थोड़ा क्या कि कैसे आपको समझेंगे कि हमारे तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कि आप मुझे कमेंट करते हो या लाइक करते हो, और तो मुझे ये पता चलता है कि आप मुझसे मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं आके, या आपका ये डाउट है, क्योंकि हम तो ऑफलाइन है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप जब कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और चलते हैं, थैंक यू फॉर सपोर्ट करते रहिए।